विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे थे हम लोग बेर एक्ट से, उसमें आर्टिकल कर रहे थे हम 1 बाय 1। आज नंबर है हमारा, हमने 131 से पढ़ना है, 130 तक आर्टिकल हम कर चुके हैं। 131वां आर्टिकल कहता है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता यानी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आपको ये भी समझा दूं इसे बताने से पहले, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं वो, क्योंकि समझ में आता नहीं है जल्दी से कि क्या अधिकारिता क्या पढ़नी। लेकिन ये मान के चले कि यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछती है। अगर आप 10th का सिलेबस भी उठा के देखेंगे, एनसीईआरटीज भी देखेंगे, अन्य जो सीबीएसई आईसीएसई पैटर्न पर जो बुक्स हैं वहाँ पर 10th लेवल पर पढ़ाया जाता है। तो अगर 10th लेवल पर पढ़ाया जा रहा है इसका मतलब वो यूपीएससी उसको कवर करती है। इतना समझ में आ गया। तो उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता या ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसमें बताया गया है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पहले समझिए कि आरंभिक अधिकारिता होती क्या है, या आत्यंतिक ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या होता है। सीधे सुनवाई जिस पर कर सकता है, क्या जिसमें सीधे सुनवाई कर सकता है उसको हम बोलते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकारिता। यानी वैसे तो न्याय कैसे मिलता है कि अगर कोई अपराध कर दिया किसी ने तो पहले मुंसिफ कोर्ट में जाएगा, मुंसिफ कोर्ट से अगर वो संतुष्ट नहीं है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फिर वो हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में भी अगर बोल दिया हाई कोर्ट ने कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाने लायक है, इसमें संविधान की व्याख्या की आवश्यकता पड़ रही है, या कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट में जाने लायक मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है ना, वरना नहीं जाएगा, वो हाई कोर्ट में ही डबल बेंच के आसपास समाप्त हो जाता है। अब उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में यानी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में वो मामले आ जाते हैं जिसमें डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय में जाया जा सकता है। तो इसमें दो तरह के मामले आते हैं, एक होता है आत्यंतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यानी एब्सोल्यूट ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, और दूसरा होता है समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यानी कॉन्करेंट ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन व्यवहार में जब हम देखते हैं तो दो प्रकार की प्रारंभिक क्षेत्राधिकारिता है या आरंभिक क्षेत्राधिकारिता है। एक हो गई आत्यंतिक और दूसरी हो गई समवर्ती। दूसरी हो गई समवर्ती को बोलते हैं कॉन्करेंट और आत्यंतिक को बोलते हैं एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट कौन सी होगी, इसमें बोला गया भारत सरकार या एक या अधिक राज्यों के बीच क्या कोई विवाद चल रहा है तो मामला कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वो किसी हाई कोर्ट में नहीं जाएगा। ये समझ में आ गया। एक तरफ भारत सरकार है, दूसरी तरफ एक राज्य है या एक से अधिक राज्य हैं, तो ये मामला जो विवाद है उनके बीच का, ऐसा मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, किसी हाई कोर्ट में नहीं चलेगा। ठीक। दूसरा, एक और भारत सरकार और किसी राज्य, यानी एक तरफ भारत सरकार और कोई राज्य है या राज्यों या और बहुत सारे राज्य हैं, और दूसरी तरफ कौन है, एक से अधिक अन्य राज्यों के बीच में विवाद चल रहा है, तो ऐसा मामला भी कहां जाएगा, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। कहां जाएगा। तीसरा तरह का मामला, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में विवाद चल रहा है, तो वो मामले भी कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में या किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या किसी मुंसिफ कोर्ट में नहीं चलेंगे, वो सीधे के सीधे कहां जाएंगे, यानी उनका निर्णय करने का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो है वो उच्चतम न्यायालय को है। और अगर माना किसी उच्च न्यायालय में चला गया गलती से मामला, वैसे तो जाता नहीं है, तो फिर वहां पर वो आपने रिट पड़ी होंगी, कौन सी, सर्टियरी और प्रोहिबिशन, तो प्रोहिबिशन से उसको रोकेगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को बोलेगा ये इसको रोको, ये आपका काम नहीं है, आपकी अधिकारिता से बाहर का काम है। सर्टियरी से बोलेगा मेरे को ट्रांसफर करो, इसको मेरा अधिकार है। समझ में आया क्या बताना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, तो इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत सरकार या एक या अधिक राज्यों के बीच, बी पॉइंट है, एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों, और दूसरी ओर एक या एक से अधिक अन्य राज्यों के बीच, और सी में बोला गया दो या दो से अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद में, यदि और जहां तक उस विवाद में विधि का या तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न अंतर्वलित है जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर करता है, तो और वहां तक अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता होगी। यानी जो अन्य न्यायालय होंगे उनका अपवर्जन कर दिया जाएगा, उन्हें मना किया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट उसका क्या करेगा, निर्णय करेगा। इतना समझ में आ गया। दूसरा, 132वां आर्टिकल कहता है कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता।
एपलेट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस, कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। 132 का एक कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल, दंडिक या अन्य कार्यवाहियों में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी, उच्चतम न्यायालय में होगी। भारत के राज्य क्षेत्र में, धीरे धीरे पढ़ें इसको, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल, दंडिक या अन्य कार्यवाहियों में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि वह उच्च न्यायालय आर्टिकल 134 क के अधीन प्रमाणित कर देता है कि उस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है। यानी विधि का कोई सारवान प्रश्न, इसको ये कीवर्ड है, इसको समझो। हाई कोर्ट ने लिख के दे दिया उस मामले में कि इस मामले में विधि संविधान के निर्वचन, अब संविधान का अंतिम निर्वचन करता कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। यानी हाई कोर्ट लिख रहा है कि इसमें संविधान की व्याख्या की जरूरत पड़ रही है, और क्योंकि मैं संविधान की व्याख्या नहीं कर सकता, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? एकमात्र अधिकार किसको? सुप्रीम कोर्ट को है। तो हाई कोर्ट ने लिख दिया कि संविधान के निर्वचन के बारे में ये मामला जो है कुछ ऐसा है जिसमें संविधान की व्याख्या करने की आवश्यकता पड़ रही है। और दूसरा बोलेगा कि इसमें, इस मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, विधि मतलब लॉ, तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, चाहे वो उच्च न्यायालय की सिविल हो, दंडिक हो या अन्य कार्यवाहियों में दिया गया निर्णय हो, कोई डिग्री हो, कोई अंतिम आदेश हो। An appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, decree or final order of the High Court in the territory of India, whether in a civil, criminal or other proceedings, if the High Court certifies under Article 134A, 134A को याद करना पड़ेगा, 134A, that the case involve a substantial question of law as the interpretation of this constitution, of this, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की आवश्यकता पड़ रही है, और साथ में ये जो केस है ये इन्वॉल्व किए हुए है क्या? सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाई कोर्ट जो इस प्रकार का सर्टिफिकेट देता है वो किस आर्टिकल से देता है? आर्टिकल 134A का प्रयोग करते हुए देता है, ठीक है। फिर 2 को निरसित कर दिया गया, 3 में 132 के 3 में कहा गया जहां ऐसा प्रमाण पत्र दे दिया गया है वहां उस मामले में कोई पक्षकार इस आधार पर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकेगा कि पूर्वोक्त किसी प्रश्न का विनिश्चय गलत किया गया है। मतलब हाई कोर्ट से मैं संतुष्ट, हाई कोर्ट के दिए गए डिसीजन से मैं संतुष्ट नहीं हूं और मैं सुप्रीम कोर्ट में क्या करना चाह रहा हूं, तो लेकिन प्रमाण पत्र जरूरी है 134A वाला। ये समझ में आ गया? अरे भाई ये समझ में आ गया। आर्टिकल 133, उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता, यानी appellate jurisdiction of Supreme Court in appeals from the high courts in regard of civil matters. Appellate jurisdiction of Supreme Court in appeals from high court in regard of civil matters. ध्यान रखना, सिविल विषय अलग होते हैं, क्रिमिनल विषय अलग होते हैं, दंडिक विषय जिन्हें बोलते हैं, यानी क्रिमिनल मैटर्स, ठीक है। और अपील के लिए प्रमाण पत्र वाला आर्टिकल अलग पढ़ेंगे हम। तो 133 किस में बोल रहा है? सिविल मामलों में। इसमें तो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल कार्यवाहियों में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 134 क के अधीन प्रमाणित कर दिया है कि नंबर 1, उस मामले में विधि का व्यापक महत्व का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, that the case involved a substantial question of law in the general importance, that the case involves a substantial question of law of general importance, यानी उस मामले में विधि का व्यापक महत्व का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, और बी, उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय आवश्यक है, यानी that in the opinion of the high court the said question needs to be decided by the Supreme Court। जहां पर हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि इसको क्या करना चाहिए, उच्चतम न्यायालय का विनिश्चय आवश्यक हो गया है, तो वहां पर वो सर्टिफिकेट देगा और
ये प्रमाणित कर देगा। दूसरे में लिखा है आर्टिकल 133 के 2 में कि आर्टिकल 132 में किसी बात के होते हुए भी उच्चतम न्यायालय में खंड 1 के अधीन अपील करने वाला कोई पक्षकार ऐसी अपील के आधारों में यह आधार भी बता सकेगा कि इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के किसी सारवान प्रश्न का विनिश्चय गलत किया गया है, गलत किया गया है। तो ये आर्टिकल 133 है। इसी के 3 में क्या आ गया है, आर्टिकल 133 के 3 में इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के निर्णय, डिग्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में तब तक नहीं होगी जब तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे। ठीक है, मैंने कहा हाई कोर्ट में क्या होता है कि सिंगल बेंच में डिसीजन हो गया, तो सिंगल बेंच से आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, अब डबल बेंच में जाना पड़ेगा आपको हाई कोर्ट में। यानी पहले एक जज बैठे हुए थे, अब 2 जज बैठे, अब उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। अगर आप वहां से भी संतुष्ट नहीं हो, आ जा सकते हो। ये समझ में आ गया। लगभग सबकी भाषा एक जैसी है। अगला वाला आर्टिकल है उसकी भाषा भी ऐसी होगी, खाली दांडिक विषय आ जाएगा वहां पर। आर्टिकल 134 दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिता यानी अपीलेट जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड ऑफ क्रिमिनल मैटर्स। अब ये किसके लिए 134 क्रिमिनल मैटर्स के लिए है। इसमें बोला गया कि भारत के राज्य क्षेत्र, हर जगह पे बोलेगा ऐसा आर्टिकल, भारत के राज्य क्षेत्र, भारत से बाहर नहीं कर सकते भाई, भारत के राज्य क्षेत्र किसी उच्च न्यायालय की दांडिक कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि नंबर 1 उस उच्च न्यायालय ने अपील में किसी अभियुक्त व्यक्ति को दोष मुक्ति के आदेश को उलट दिया है और उसे मृत्यु दंडादेश दे दिया है। यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया था, और जब वो मामला हाई कोर्ट में गया तो उसके जो बाइज्जत बरी या जो अन्य जो दंड दिया गया था उसको बढ़ाकर मृत्यु दंड दे दिया उसको। ऐसा मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा ही जाएगा। मृत्यु दंड का मामला सुप्रीम कोर्ट जाता ही जाता है, अगर मृत्यु दंड जिसे मिला है अगर वो ले जाना चाहे। ठीक है, यानी उस उच्च न्यायालय ने अपील में किसी अभियुक्त व्यक्ति के दोष मुक्ति के आदेश को उलट दिया है और उसको मृत्यु दंडादेश दे दिया है। दूसरा, उस उच्च न्यायालय ने अपने प्राधिकार के अधीनस्थ किसी न्यायालय से किसी मामले को विचारण के लिए अपने पास मंगा लिया और ऐसे विचारण में अभियुक्त व्यक्ति के सिद्ध दोष ठहराया और उसे मृत्यु दंडादेश दे दिया। यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मामला चल रहा था, हाई कोर्ट ने कहा कि ये मेरे पास भेजो। किसके पास भेजो? मेरे पास भेजो। और जो उसमें जो व्यक्ति था उस पर विचारण किया हाई कोर्ट ने, और जो अभियुक्त व्यक्ति था उसको सिद्ध दोष ठहरा दिया और उसको मृत्युदंड दे दिया, तो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और तीसरा, वह उच्च न्यायालय आर्टिकल 134 क के अधीन प्रमाणित कर देता है कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने योग्य है। तो 134 क का अगर सर्टिफिकेट लग गया तो भी वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। यहाँ पे मृत्युदंड नहीं है, कोई भी दांडिक विषय में कोई मामला है, कोई अन्य है, माना 6 साल की कैद है और उसमें, लेकिन ये बोल दिया हाई कोर्ट ने कि इसमें ये मामला प्रमाण पत्र दे दिया 134 क के अधीन प्रमाणित कर दिया कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने योग्य, तो भी उच्चतम न्यायालय में वो मामला जाएगा। ये समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। परंतु उपखंड ग के अधीन अपील ऐसे उपबंधों के अधीन रहते हुए होगी जो अनुच्छेद 145 के खंड 1 के अधीन इस निमित्त बनाए गए ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए होगी जो उच्च न्यायालय नियत या अपेक्षित करे। ये अभी आपकी समझ में नहीं आएगा, इसको डिटेल में जब हम आसान भाषा में करेंगे तो वहां पे समझा दूंगा मैं। ठीक है, अभी डिटेल करना हमने इसको। दूसरा, आर्टिकल 134 के 2 में कहा गया कि संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की दांडिक कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश की अपील ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट की जाए ग्रहण करने और सुनने के अतिरिक्त शक्ति दे सकेगी। संसद विधि द्वारा, क्या रुक के पढ़ना है, संसद विधि द्वारा, पार्लियामेंट में बाय लॉ confer on the Supreme Court any further power to entertain and hear appeals from any judgment, final order or sentence in the criminal proceedings of a high court in the territory of India subject to such conditions and limitations as may be specified in such law, as may be specified in such law। तो रुक रुक के पढ़ेंगे, समझ में आएगा, पहली बार में नहीं आएगा समझ में, जब आप अभ्यस्त हो जाएंगे। जैसे अभी आपने 133 पढ़ा,
134 पढ़ा, लगभग लगभग एक जैसे हैं। क्या बोल रहे हैं? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारत के किसी उच्च न्यायालय की दांडिक कार्यवाही में दिए गए, पहले हमने पढ़ा सिविल कार्यवाही में दिए गए, यहाँ पे बोल रहा दांडिक कार्यवाही में दिए गए, अंतिम आदेश, दंडादेश, यही तो बोल रहे हैं, है ना। फिर आर्टिकल 134 ए, इसको हमने 1979 से प्रभावी है ये। इसमें बोला गया है कि उच्च न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, प्रत्येक उच्च न्यायालय जो अनुच्छेद 132 के खंड 1 या 133 के खंड 1 या 134 के खंड 1 में निर्दिष्ट में दिए गए, निर्दिष्ट मतलब जो बताया गया है, निर्णय, डिक्री, अंतिम आदेश या दंडादेश पारित करता है या देता है, इस प्रकार पारित किए जाने या दिए जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र इस प्रश्न का अवधारण कि उस मामले के संबंध में यथा स्थिति 132 खंड 1, 133 खंड 1, 134 खंड 1, 100 और उपखंड ग में निर्दिष्ट प्रकृति को प्रमाण पत्र दिया जाए या नहीं। यदि ऐसा करना ठीक समझता है तो स्वप्रेरणा से कर सकेगा, और यदि ऐसा निर्णय, डिक्री, अंतिम आदेश या दंडादेश पारित किए जाने या दिए जाने के ठीक पश्चात व्यथित पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से मौखिक आवेदन किया जाता है तो करेगा। इसमें तरीके बता रखे कि सर्टिफिकेट कब देगा, कौन? हाई कोर्ट, है ना। किस किस के लिए देगा? 132(1), 133(1), 134(1) के तहत जो भी निर्णय, डिक्री, अंतिम आदेश या दंडादेश जो भी दिया गया होगा उसके संबंध में तय करेगा कौन? हाई कोर्ट की प्रमाण पत्र दिया जाए या नहीं दिया जाए। और अगर उसको ऐसा लगता है कि ऐसा करना ठीक है तो वो स्वप्रेरणा से भी कर सकेगा। स्वप्रेरणा बोलते हैं ओन मोशन। स्वप्रेरणा मतलब ओन मोशन में इफ इट डीम्स फिट सो टू डू ऑन इट्स ओन मोशन, यानी स्वप्रेरणा से भी कर सकेगा। ये समझ में आ गया? भाव समझ में आ रहे हैं? हाँ जी, नहीं आ रहे, चलो आ जाएंगे धीरे धीरे। 135 अगला, 135 विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना, यानी जुरिडिक्शन एंड पावर्स ऑफ द फेडरल कोर्ट अंडर एग्जिस्टिंग लॉ टू बी एक्सरसाइजेबल बाय द सुप्रीम कोर्ट। इसमें कहा गया जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे, अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड्स, तब तक उच्चतम न्यायालय को भी किसी ऐसे विषय के संबंध में जिसको अनुच्छेद 133 या अनुच्छेद 134 के उपबंध लागू नहीं होते हैं, अधिकारिता और शक्तियां होंगी यदि उस विषय के संबंध में इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी विद्यमान विधि के अधीन अधिकारिता और शक्तियां फेडरल न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य थी। ये आर्टिकल अब आपके काम का नहीं है, ये पुरानी बात कर रहा है, ठीक है, कि संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी विद्यमान विधि के अधीन अधिकारिता और शक्तियां फेडरल न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य थी कि नहीं थी, फेडरल न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य थी कि नहीं थी, ठीक है। अब फेडरल न्यायालय, एक दिन आपने पूछा था, वैसे फेडरल न्यायालय क्या है कि इसको बोलते हैं कि 26 जनवरी 1950 से पहले हम क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट को फेडरल न्यायालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेडरल कोर्ट बोलते हैं। और उसके बाद हम क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अगला 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत, स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट, यानी अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत। बोलता है इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय में जो हम पढ़ रहे हैं, किसी बात के होते हुए भी उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारण, दंडादेश या आदेश की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकेगा, यानी नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस चैप्टर द सुप्रीम कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन
ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस और ऑर्डर in any cause or matter passed or made by any court or tribunal in the territory of India. भाव समझे? भाव समझ में आया? इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी उच्चतम न्यायालय, फिर रुकना है आपने, अपने विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय, कोर्ट इसको बोलते हैं, अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल भी कोर्ट जैसे ही होते हैं, वो जैसे सिविल सर्वेंट्स के जो मामले जाएंगे वो ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे, कोर्ट में नहीं जाएंगे। तो ऐसे कोई कोर्ट अधिकरण है द्वारा किसी वाद में या किसी मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारण, दंडादेश या आदेश की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकेगा। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ कि खंड 1 की कोई बात सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, अवधारण, दंडादेश या आदेश को लागू नहीं होगी। मार्शल कोर्ट्स पर लागू नहीं होती है, सेना न्यायालयों पर क्या नहीं होगी? सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय, या जो मार्शल कोर्ट्स होते हैं वो सशस्त्र बलों के क्या होते हैं? तो सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, अवधारण, दंडादेश या आदेश को लागू नहीं है। आर्टिकल 137 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन यानी रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो पुनरावलोकन मैंने बताया था आपको कि पुनरावलोकन की शक्ति हमने यूएसए के संविधान से ली है, जुडिशियल रिव्यू की। तो जुडिशियल रिव्यू का आर्टिकल तो वैसे भी याद रखना आपने 137। संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के या आर्टिकल 145 के अधीन बनाए गए नियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्अवलोकन करने की शक्ति होगी। पुनर्अवलोकन करने की शक्ति होगी। यहां पर यही लिखा हुआ है, जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तो पुनरावलोकन शक्ति के अंतर्गत और क्या क्या आता है वो बताऊंगा। ठीक है, मैंने कहा संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के या आर्टिकल 145 के अधीन। आर्टिकल 145 क्या कहता है? क्या कहता है आर्टिकल 145? हाँ जी, आर्टिकल 145 कहता है, बहुत लंबा आर्टिकल है ना, न्यायालय के नियम आदि, न्यायालय के नियम आदि। तो आर्टिकल 145 के अधीन बनाए गए नियमों के बंदों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति होगी। पुनर्अवलोकन, दोबारा उसको अवलोकन करना की शक्ति होगी। अगला आर्टिकल 138 एनलार्जमेंट ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में से किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होंगी जो संसद विधि द्वारा प्रदान करे। उच्चतम न्यायालय को संघ सूची, मैंने बताया था 7वीं अनुसूची जब हम पढ़ते हैं, 7th शेड्यूल पढ़ते हैं, तो उसमें 3 सूचियां पढ़ी हमने, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों के संबंध में क्या है? अधिकारिता है। तो क्या इसके अलावा भी अधिकारिता हो सकती है? हाँ जी, हो सकती है। तो कैसे हो सकती है? तो संसद विधि द्वारा प्रदान करेगा। संसद क्या करे? यानी उच्चतम न्यायालय की शक्तियों, उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में और शक्तियों में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? संसद को है। लेकिन संसद विधि द्वारा उसकी शक्तियों में क्या करेगी? वृद्धि कर सकती है। इतना समझ में आ गया? आर्टिकल 138 के 2 में कहा गया कि यदि संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसी अधिकारिता और शक्तियों के प्रयोग का उपबंध करती है तो उच्चतम न्यायालय को किसी विषय के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होंगी जो भारत सरकार और किसी राज्य की सरकार विशेष करार द्वारा प्रदान करे। तो वैसे मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट को संघ सूची के विषयों में अधिकारिता है, तो संघ सूची के से बाहर की अतिरिक्त अधिकारिता दी जा सकती है। तो हाँ जी, दी जा सकती है। कैसे दी जा सकती है? संसद द्वारा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? आर्टिकल 139 वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना।
कन्फर्मेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर्स टू इश्यू सर्टेन रिट्स। मैंने आपको बता दिया था जब मैं आर्टिकल 32 पढ़ा रहा था और आर्टिकल 226 है, तो मैंने आपको वहीं पर बता दिया था कि हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मूल अधिकारों के हनन के मामले में रिट जारी कर सकता है, हाई कोर्ट मूल अधिकारों के हनन के अलावा अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है, ये बताया था। तो क्या रिट निकालने की जो शक्ति है वो उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त की जा सकती है? तो हाँ जी, की जा सकती है। तो कौन करेगा? संसद करेगी। संसद कैसे करेगी? विधि द्वारा करेगी। संसद कैसे करेगी? अभी नहीं है, अभी वो सिर्फ मूल अधिकारों के हनन के मामले में रिट जारी कर सकती है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। तो संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल 32 के खंड 2 में वर्णित प्रयोजनों से भिन्न, अब खंड 2 में क्या है? मूल अधिकारों का हनन का मामला है कि मूल अधिकारों का हनन हो गया है, कोई व्यक्ति अनुतोष प्राप्त करने के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चला गया तो वो रिट जारी करेगा। तो आर्टिकल 32 के खंड 2 में वर्णित प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिए ऐसे निर्देश, आदेश, रिट जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, प्रेषण रिट है या उनमें से कोई निकालने की शक्ति प्रदान कर सकेगी। कौन? संसद। कैसे? विधि द्वारा। पार्लियामेंट में बाई लॉ। ये समझ में आ गया? तो अभी मैंने कहा ऐसा है कि हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति से ज़्यादा है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि बराबर हो जाए या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की ज़्यादा हो जाए। तो लेकिन कौन करेगा ऐसा? तो संसद कर सकती है। और वो रिटें कौन कौन सी हैं मैंने बता दिया। हैबियस कॉर्पस है, मैंडामस है, प्रोहिबिशन है, को वारंटो है और सर्टिफिकेट है। क्लियर हो गया? आर्टिकल 139 का यानी आर्टिकल 139A ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस, कुछ मामलों का अंतरण, ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें बोला गया कि यदि ऐसे मामले जिनमें विधि के समान या सारता समान प्रश्न अंतर्वलित हैं, उच्चतम न्यायालय के और एक या अधिक उच्च न्यायालयों के अथवा दो या अधिक उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं और उच्चतम न्यायालय का स्वप्रेरणा से अथवा भारत के महान्यायवादी द्वारा या ऐसा किसी मामले में किसी पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर यह समाधान हो जाता है कि ऐसे प्रश्न व्यापक महत्व के सारवान प्रश्न हैं, तो उच्चतम न्यायालय उस उच्च न्यायालय या उन उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित मामलों या मामलों को अपने पास मंगा सकेगा और उन सभी मामलों को स्वयं निपटा सकेगा। अब ये लाइन लंबी सी हो गई, समझ में नहीं आई, तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ेगा। यदि ऐसे मामले, कैसे मामले? जिनमें विधि के समान या सारता समान प्रश्न अंतर्वलित है। कोई मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट में भी चल रहा, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में भी चल रहा, कर्नाटक हाईकोर्ट में भी चल रहा, तमिलनाडु हाईकोर्ट में भी चल रहा, और लगभग जो उन प्रश्नों की प्रवृत्ति है वो कैसी है कि विधि के समान और सारता समान प्रश्न अंतर्वलित है उसमें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय अलग डिसीजन दे दे, उत्तर प्रदेश अलग दे दे, कर्नाटक अलग दे दे, तमिलनाडु हाईकोर्ट अलग दे दे। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि उसको अपने पास मंगा देगा ताकि अलग अलग डिसीजन ना हो। यानी वो मामला अभी तक आया ही नहीं, इस तरह का कोई मामला आया ही नहीं, और जब आया तो 4 कोर्टों में अलग अलग चल रहा। अब सुप्रीम कोर्ट को ये डर है, डर नहीं बोलेंगे, मतलब ये है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अलग अलग डिसीजन हो जाए। अलग अलग डिसीजन होंगे तो क्या होगा? तो वो उसको अपने पास मंगाएगा। कैसे मंगाएगा? कैसे मंगाएगा? या तो स्वप्रेरणा से। कैसे? या तो स्वप्रेरणा से, या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलेगा सुप्रीम कोर्ट को। महान्यायवादी, जो भारत का महान्यायवादी है, उसने आवेदन कर दिया ऐसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय को बोला कि भाई अलग अलग कोर्ट में ये मामले चल रहे हैं और अलग अलग डिसीजन आने की या अलग अलग उसके डिसीजन होने की क्या है संभावना है, ये मामला क्या होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट को पास होना चाहिए। तो भारत के महान्यायवादी ने आवेदन कर दिया या किसी पक्षकार ने कर दिया आवेदन, क्या कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट को समाधान भी हो गया कि हाँ जी ये
ऐसे प्रश्न व्यापक महत्व के हैं, सारवान प्रश्न है और उनको उच्चतम न्यायालय के पास रहना चाहिए। तो उच्चतम न्यायालय उन उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित मामलों को अपने पास मंगा सकेगा और उन सभी मामलों को स्वयं निपटा सकेगा। कौन सा आर्टिकल कह रहा है? आर्टिकल 139 का कह रहा है। समझ में आ गया? परंतु उच्चतम न्यायालय इस प्रकार मंगाए गए मामले को उक्त विधि के प्रश्नों का अवधारण करने के पश्चात ऐसे प्रश्नों पर अपने निर्णयों की प्रतिलिपि सहित उस उच्च न्यायालय को जिससे मामला मंगा लिया गया है लौटा सकेगा और वह उच्च न्यायालय उससे प्राप्त होने पर उस मामले को ऐसे निर्णय के अनुरूप निपटाने के लिए आगे कार्यवाही करेगा। नॉर्मल सी भाषा है मेरे ख्याल से, नहीं? अरे भाई, जिन हाई कोर्टों से मंगाया था सुप्रीम कोर्ट ने मामला, उस पर अपना क्या देगा? वो अपना निर्णय देगा, उसकी प्रतिलिपि, उसकी कॉपी भेज देगा सारे हाई कोर्ट्स में और बोलेगा कि अब इस प्रकार से ही डिसीजन करना है आपने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट का हर एक डिसीजन क्या होता है? अभिलिखित किया जाता है, लिखा जाता है। हर एक कार्यवाही जो होती है वो क्या होता है? लेखबद्ध होती है। तो समझ में आ गया? और सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया तो नीचे के कोर्ट बाध्य हैं उसको मानने के लिए। हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, मुंसिफ कोर्ट हो, सब बाध्य हैं उसको मानने के लिए। यानी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन या सुप्रीम कोर्ट के से बाहर नहीं जा सकते वो। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आर्टिकल 139 का 2, यदि उच्चतम न्यायालय न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा करना समीचीन समझता है तो वह किसी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले, अपील या अन्य कार्यवाहियों का अंतरण किसी अन्य उच्च न्यायालय को भी कर सकेगा। अगर उसे ऐसा लगता है कि ये मामला इस हाई कोर्ट में चल रहा है, नैनीताल हाई कोर्ट में, और ये चलना चाहिए कहां पर? उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में चलना चाहिए, प्रयागराज हाई कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले को नैनीताल हाई कोर्ट से इलाहाबाद, ये प्रयागराज हाई कोर्ट में भी क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है। आप करो इसका डिसीजन, क्योंकि अगर उसको ऐसा लगता है। ये समझ में आ गया? आर्टिकल 140, उच्चतम न्यायालय की आनुषांगिक शक्तियां यानी एंसिलरी पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसमें कहा गया संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को ऐसी अनुपूरक शक्तियां प्रदान करने के लिए उपबंध कर सकेगी जो इस संविधान के उपबंधों में से किसी से असंगत ना हो और जो उस न्यायालय को इस संविधान द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त अधिकारिता का अधिक प्रभावी रूप से प्रयोग करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत होती है। कुल मिला के यह है कि उच्चतम न्यायालय को एंसिलरी पावर्स कौन दे सकती है? संसद दे सकती है। कैसे दे सकती है? विधि द्वारा। पार्लियामेंट में बाय लॉ उच्चतम न्यायालय को ऐसी अनुपूरक शक्तियां, एंसिलरी पावर्स प्रदान करने के लिए उपबंध कर सकेगी। आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा वो कि सुप्रीम कोर्ट को एंसिलरी पावर्स कौन दे सकती है? आंसर संसद। कौन दे सकती है? ठीक है, बस इतना काफी है अभी, है ना? बाल्यकाल में अभी तो क्या है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। लेकिन मैंने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा टफ होती है। जैसे ही आप बुक पे आएंगे आपको बहुत आसान लगेगा और आप ये पाएंगे कि लक्ष्मीकांत के अंदर भी, जब आप इसको पढ़ लेंगे ना ढंग से, लक्ष्मीकांत के अंदर भी 70% जो लैंग्वेज है वो यही है। आसान आसान चीजों को क्या कर दिया गया? लिख दिया गया, उनको जोड़ा गया है बड़े अच्छे से। ठीक है? आर्टिकल 141, लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना। जो मैं अभी बता रहा था कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी। सभी न्यायालयों पर क्या होगी? आबद्ध कर होगी, है ना? बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। आर्टिकल 142, उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में, यानी एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज टू डिस्कवरी यानी उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्रियां पारित कर सकेगा या ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो, और इस प्रकार पारित डिक्री या किया गया आदेश भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीति से जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा
या उसके अधीन विहित की जाए, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता तब तक ऐसी रीति से जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करे परिवर्तनीय होगी। और दूसरा पॉइंट कहता है, संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के बारे में किसी व्यक्ति को हाजिर कराने, वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी व्यक्ति को हाजिर कराने, किन्हीं दस्तावेजों के प्रकटीकरण या पेश कराने या अपने किसी अवमान का अन्वेषण करने का दंड देने के प्रयोजन के लिए कोई आदेश करने की समस्त और प्रत्येक शक्ति होगी। ये वाला आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, 142 का 2। संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के बारे में किसी भी व्यक्ति को हाजिर करने, किसी भी व्यक्ति को, लेकिन राष्ट्रपति को नहीं कर सकता, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, अपवाद भी होते हैं, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को हाजिर करने, किन्हीं दस्तावेजों के प्रकटीकरण या पेश करने, कोई दस्तावेज चाहिए उसको प्रकटीकरण और पेश कराने के, अथवा अपने किसी अवमान का, यानी कंटेम्प्ट हो गया अगर सुप्रीम कोर्ट का, अवमान का अन्वेषण करने या दंड देने के प्रयोजनों के लिए कोई आदेश करने की समस्त और प्रत्येक शक्ति होगी। यानी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड इन दिस बिहाफ बाय पार्लियामेंट, द सुप्रीम कोर्ट शेल एज रिस्पेक्ट्स द होल ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया have all and every power to make any order for the purpose of securing an attendance of any person, attendance of any person, ये important है, the discovery of production of any documents or the investigation or punishment of any contempt of itself। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। कहां से मिल रहा है इसको ये अधिकार? आर्टिकल 142 के 2 से। सुना होगा आपने भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट जो हैं उनके सामने ना तो आईजी कुछ है, न डीआईजी कुछ है, न डीएम कुछ है, न एसडीएम कुछ है, न नेता कुछ है। वो किसी को भी कभी भी क्या कर सकते हैं भाई, कानून जानते हैं ना, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर। फिर मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट, इतने पावरफुल तो एडवोकेट्स हैं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार 2 दिन के अंदर ये सारे दस्तावेज हमारे सामने प्रस्तुत करें, तो भारत सरकार के क्या ये हो जाएगा, ऐसे 2 दिन के अंदर दस्तावेज तैयार, मतलब तैयार करके माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? और अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर आग्रह करना पड़ेगा भारत सरकार को कि लॉर्डशिप कृपया हमें थोड़ा और समय दीजिए। क्या करने के लिए? दस्तावेज तैयार करने में क्या हो रहे हैं, मतलब इकट्ठा करने में टाइम लग रहा है, थोड़ा और समय दे दीजिए, 1-2 दिन और दे दीजिए। मतलब मांगना पड़ता है वहां पर, क्योंकि न्याय का वो क्या है, मंदिर है। ये समझ में आ रहा है? किसी भी चीफ सेक्रेटरी को, किसी भी क्या बोलते हैं मंत्रालय के किसी सेक्रेटरी को बोलेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि कल तक यहाँ पर क्या होने चाहिए, सारे कागजात हमारे सामने होने चाहिए, तो करने पड़ेंगे। किसी भी चीफ सेक्रेटरी से लेकर किसी को भी हाजिर कर सकते हैं, एक आम आदमी को तो कर ही सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी तक जो इंडिया, चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, उनको भी हाजिर करवा सकते हैं। वहाँ नहीं होता कोई एसपी, डीएसपी, आईजी, वाईजी, कुछ नहीं। सुना होगा आपने, अब तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वो होती है, पूरी रिकॉर्डिंग होती है, उनको देखिएगा कैसे क्या होता है, ठीक है। ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते आप वहाँ, ये नहीं बोल सकते कि जी बीपी हाई हो रहा था मेरा, बोलेंगे हम अभी ठंडा कर देते हैं, है ना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये समझ में आ गया? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। पिक्चर आई थी एक बार, अंधा कानून, गाना था उसमें, अंधा कानून है अंधा कानून, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, बुला दिया, हाजिर कर दिया उन्होंने। कैसे बोल दिया अंधा कानून, जाओ जेल जाओ। अरुंधति रॉय, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका, इतनी बड़ी लेखिका, नर्मदा बचाओ आंदोलन में गई, वहां कुछ बोल दिया कोर्ट के बारे में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, कोर्ट ने 1 दिन की जेल दी, जाओ जेल जाओ 1 दिन के लिए। समझ में आया? यानी अपने अवमान के लिए दंड देने का अधिकार है किसको? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। शहनशाह एक पिक्चर आई, कोर्ट के अंदर फांसी दे दी अमरीश पुरी को,
अमिताभ बच्चन ने। शहंशाह पिक्चर सुना है? आप ऐसे कैसे दिखा सकते हो यार? जनता, आप सिनेमा जो है जनता का आईना है, आप ऐसे कैसे दिखा रहे हो कोर्ट के अंदर क्या फांसी दिलाते हुए? ये तो क्या हो गया, अवमानना, एक गलत वो हो गया, मैसेज भेज दिया आपने, आप पे कार्रवाई होगी। इतना समझ में आ गया? आर्टिकल 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये राष्ट्रपति में भी पढ़ा है हमने, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि का या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा, और वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा। अगर 143 अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया मेंस में कि उच्चतम न्यायालय की परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, उसे दो भाषाओं में लिख सकते हो आप। एक भाषा तो ये हो गई जैसे आप आम जन की भाषा है कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि उसको परामर्श मांगना है किससे, सुप्रीम कोर्ट से, तो मांग सकता है, सुप्रीम कोर्ट उसको परामर्श देगा। एक तो ये हो गया। एक भाषा ये होगी कि यदि किसी समय राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा सारवान प्रश्न उत्पन्न हो चुका है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का है, ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा, और वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा। तो यार मुझको लगता है संवैधानिक भाषा पे ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। समीचीन होगा, ठीक होगा, है ना। दूसरा, राष्ट्रपति अनुच्छेद 131 के परंतुक में किसी बात के होते हुए भी इस प्रकार के विवाद को जो उक्त परंतुक में वर्णित है राय देने के लिए उच्चतम न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा, और उच्चतम न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा। तो ये ध्यान रखना, ना तो सुप्रीम कोर्ट राय देने के लिए बाध्य है, ना ही राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई राय को मानने के लिए बाध्य है। अयोध्या राम मंदिर प्रकरण पर महामहिम राष्ट्रपति ने मांगा सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये अभी मामला विचाराधीन है, इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते, नहीं दी। राष्ट्रपति ये नहीं बोल सकते यार मैंने मांगा और इन्होंने नहीं दिया। और अगर दे भी देते, माना वो बोल भी देते कि भाई ये होना चाहिए, तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। समझ में आ गया? तो ये मैंने आज 143 तक बताया आपको, कल मैं आपको 144 से आगे बताऊंगा आर्टिकल। इसको आप क्या करना, बार बार रिवाइज करना। और उसके बाद अगर आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं, अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो उसमें भी जब आप देखेंगे तो लगभग इंग्लिश और हिंदी में यही आपको क्या मिलेगी, भाषा मिलेगी, लेकिन उसको सरल करके रखा गया। क्लियर हो गया?